अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी मेहर हुसैन और नया दौर की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं जी अरीब अजहर साहब। अरीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस। वेरी वार्म वेलकम। Assalamu alaikum. Thank you so much. It's a pleasure being on your channel. I follow it quite a lot regularly. Wonderful, wonderful. We're delighted to hear this. Now, Areeb Saab, there are two things that I want to discuss with you in particular. Yes. One is आपका जो है, आप एक पाकिस्तानी म्यूजिशियन कहलाते हैं, लेकिन आपके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल है, ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप के साथ उनका काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है। तो जो आपका जो ख़ास बात है कि आपने इन इन्फ्लुएंसेस को अपनाया है, आपने कभी इनको ये नहीं कहा कि ये फ़र्क है या वो फ़र्क है, आपने इनको हमेशा अपनाया है। तो ये अपनायत जो है ये कहाँ से आती है आप में? बहुत शुक्रिया मेहर, आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। पता है, अक्सर लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी म्यूजिक और पाकिस्तानी आर्ट और पाकिस्तानी कल्चर वो बहुत एक महदूद सी चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो ये कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा लोकल कल्चर ऑलरेडी जो है, वही एक पूरे बर्रे सगीर से उसमें इतने इन्फ्लुएंसेस हमने उसमें अब्सॉर्ब किए हुए हैं, चाहे हम उसको कबूल करें या ना कबूल करें, वो मौजूद हैं। पर्शिया से, इंडिया से, सेंट्रल एशिया से, टर्की से, और अगर और कदीम तारीख में जाएं तो फिर तो ग्रीस से, यूनान से भी, और पता नहीं कहाँ से। तो ये सारे जो यहाँ पे माइग्रेशंस हुई हैं लोगों की हमारी खित्ते में, वो सब ने जाहिर है कुछ अपना कल्चरल सकाफती रंग तो छोड़ा हुआ है। अब हम लाख कोशिश करें कि उसको जो है हम अलग अलग करें और कहें कि नहीं ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, पिक एंड चूज। वो हमारी मुख्तलिफ रियासतें पाकिस्तान की कोशिश करती रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक फ्यूटाइल कोशिश है। तो अव्वल तो ये कि हमारा कल्चर वैसे ही बड़ा मल्टी कल्चरल है। दूसरी बात ये कि मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं 13 साल में पाकिस्तान से बाहर रहा, और मैं रहा क्रोएशिया में। जब मैं गया था पढ़ाई करने, तो वो यूगोस्लाविया था मेरे सामने, उधर जंग हुई, जंग के दौरान मैं वहीं मौजूद था, और उसके बाद वो जहां पे मैं था वो क्रोएशिया बन गया। तो वो मैं जाहिर है वहां की जबान भी मैं बिल्कुल पूरी बोलता हूँ, वहां की जबान में मैंने पढ़ाई भी की, तालीम हासिल की, और वहां पे फिर उनकी म्यूजिक वहां पे मैंने सीखी, करना शुरू किया। वहां पे कुछ अपना म्यूजिक बजाता था, कुछ उनका सीखता था। मेरा ख्याल में कि तरबियत भी ऐसी हुई है टू, जिसको वो कहते हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड। और मैं तो समझता हूं कि आप मुझे दुनिया के किसी खित्ते में भी डाल देंगे, मैं अपनी जगह वहां पे ढूंढ लूंगा। और मेरा ख्याल में कि यही एक कल्चरल अपब्रिंगिंग का मकसद भी यही होता है। ये नहीं कि आप अपनी एक महदूद उसमें जो है बंद होके रह जाएं, बल्कि आपके पास वो टूल्स मौजूद हो कि आप दुनिया के किसी कल्चर से आप इंटरफेस कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपके पास वो अपने कल्चरल टूल्स मौजूद हो। मेरा ख्याल में कि क्योंकि मेरी कल्चरल अपब्रिंगिंग में, मेरी तरबियत में वो टूल्स शामिल थे, इसलिए मैं जो हूं, मैं जिधर भी मैंने सफर किया, जहां पे भी जरा ज्यादा वक्त गुजारा, जहां की भी मौसीकी सुनी, जहां की भी किताबें पढ़ी, अदब पढ़ा, तो वो मैं खुद ब खुद इस काबिल था कि उसको मैं अपने अंदर अब्सॉर्ब करता रहूं। बिल्कुल अरीब साहब, ये आपने बहुत अच्छी एक बात की कि ये हमारे लिए टूल्स होते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो मौसीकी इंडस्ट्री है, इट्स गॉन थ्रू डिफरेंट साइकिल्स, एंड येट विद एवरी सिंगल साइकिल बार बार एक सवाल आता है कि जी पाकिस्तान की शनाख्त क्या है मौसीकी के तौर पे। इतनी वो पीपल आर स्प्लिटिंग हेयर्स ओवर व्हाट पाकिस्तान्स म्यूजिकल आइडेंटिटी इज. And yet, I feel that you're the only one who's actually saying this, that we need to own and accept different influences. Why do you think there's एक reluctance है इन चीजों को अपनाने में, कि मानने में कि जी चीजें फर्क हो सकती हैं, हर जनरेशन के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से आती है और ये क्यों आती है? पता है, एक तो ये कि हर जनरेशन के भी होते हैं, और जनरेशन्स के अंदर भी बहुत मुख्तलिफ चीजें होती हैं। मसलन ये कि अगर आप कहीं साउथ पंजाब में या इंटीरियर सिंध में
اگر آپ جائیں کسی گاؤں میں جا کے آپ آج کی ینگ جنریشن سے بات کریں ان کے کچھ اور انفلوئنسز ہوں گے. آپ اگر کراچی کی ینگ جنریشن سے بات کریں ان کے اور انفلوئنسز ہوں گے. تو ود ان اے جنریشن آلسو دیر آر ڈفرنٹ انفلوئنسز. میرا خیال میں کہ یہ جو لوگوں کا ایک جھجک ہوتی ہے نا چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی, اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری ایک سنگولر آئیڈینٹی بننی چاہیے, سنگل نیشنل آئیڈینٹی. تو میرا خیال میں کہ اس کی رگ پکڑی ہے. جی یہ میری بھی دکھتی رگ ہے ایز این آرٹسٹ اینڈ ایز اے میوزیشین. ہاؤ کین وی ہیو اے سنگل نیشنل آئیڈینٹی؟ وہ تو ایک گاؤں کی ایک سنگل نیشنل آئیڈینٹی نہیں ہو سکتی. تو ہم تو ایک ایسے ملٹی کلچرل ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ 100 سے زیادہ تو زبانیں ہیں. ہماری یہ 6-7 تو مین زبانیں ہیں, اور اس کے بعد آپ ناردرن ایریاز چلے جائیں تو ادھر 5-6-7 اور زبانیں ہیں, اور پھر چھوٹی چھوٹی اور بھی زبانیں. تو ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اتنی زبانیں ہوں, اور یہاں پہ حالانکہ اکثریت اسلام مذہب کی ہے, لیکن اس اسلام کی انٹرپریٹیشن بھی جو ہے آپ ہر جگہ چلے جائیں تو الگ انٹرپریٹیشن ہے. سنیوں کے اندر بھی اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں اس کی, اگر آپ دیوبندی فرقے سے ہیں, بریلوی فرقے سے ہیں, یا پھر اگر آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں, یا آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, یا اور بھی اگر آپ آغا خانی ہیں, تو آپ کی اس کے اندر بھی جو ہے اتنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں. اور اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے اپنے آپ کو تھوڑا باہر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار میں خود مذہب کو کچھ اپنے طریقے سے سمجھنا چاہوں گا. تو یہ تو ساری چیزیں ہمارے ملک میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں. تو میرا خیال میں کہ یہ جو ایک سوچ ہے کہ ہماری ایک سنگل آئیڈینٹی ہونی چاہیے, وہ ایک بنیادی طور پہ ایک خوف سے نکلتی ہے وہ سوچ. اور وہ خوفناک تو ہے, لیکن وہ خود جو لوگ اس سوچ کو لے کے چلتے ہیں نا, وہ خود اصل میں ڈرے ہوئے ہیں آج کی جدید دنیا سے, اور وہ اپنے ثقافت میں, اپنے کلچر میں کمفرٹیبل نہیں ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا کلچر اس طرح کھل گیا دنیا کے سامنے اور اپنے لوگوں کے سامنے عیان ہو گیا, تو ہم پتہ نہیں بہہ جائیں گے, کیونکہ ہماری کوئی مستند بنیاد نہیں ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہماری ایک اتنی پکی بنیاد ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم مختلف کلچرز کو, مختلف سوچ رکھنے والی موومنٹس کو, مختلف میوزک کو, مختلف رقص کو, مختلف بولنے کے انداز کو, ساری چیزوں کو ہمیں اپنا لینا چاہیے بلا جھجک. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹرینتھ ہے, نہ کہ ہماری ویکنس جس طرح چند لوگ سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اور یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی. جو ایک میں یورپ جاتا ہوں, میں کرویشیا جاتا ہوں, وہ میرا ایک سمجھ لیں دوسرا گھر ہے, لیکن ادھر جا کے میں دیکھتا ہوں ایک ہی زبان بولتے ہیں ہر کوئی. ادھر بھی کوئی ایک سنگل نیشنل کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. ادھر بھی ایک بڑی خوفناک جنگ ہوئی ہے اسی چکر میں کہ جی ہم کیا کرویشینز ہیں یا سربین ہیں یا بوسنین ہیں. اب ادھر بھی دیکھیں, کرویشیا چھوٹا سا ملک ہے, 4 ملین آبادی ہے, اس کے اندر بھی اتنی ڈائلیکٹس ہیں کرویشین زبان کی, اس کے اندر بھی اتنے مختلف, ان ڈائلیکٹس میں مختلف گانے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو تو یہ تو it's the differences that make us who we are. Absolutely, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن عریف صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات کی کہ آپ کسی بھی گاؤں چلے جائیں, ناردرن ریجنز میں, ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں, ہر گھنٹے کے بعد ہر علاقے کی اپنی شناخت ہوتی ہے, اپنا ثقافت ہے, اپنی زبان ہے, اپنا لباس ہے, اپنے کزین ہے, سب کچھ. لیکن بار بار ایک کرٹیسزم آتی ہے میوزک انڈسٹری کے متعلق, وہ یہ ہے کہ جی ریپرزنٹیشن نہیں آ رہی, کہ بار بار یا اردو میں گانے آ رہے ہیں یا پنجاب میں گانے آ رہے ہیں. مثلاً کہ آپ PSL کا اینتھم دیکھ لیں یا کوک اسٹوڈیو دیکھ لیں. یہ ریپرزنٹیشن کا کیا حل ہے؟ آپ خود بھی کوک اسٹوڈیو میں آئے تھے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ 2 اس کی بہت ضروری چیزیں جو ہمارے ملک میں کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ریاست ہی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ اس سطح پہ کرنے والی باتیں ہیں کہ وہ ہم لوگ تو اپنی جگہ پہ لگے رہتے ہیں, ہم تو کر رہے ہوتے ہیں جدوجہد, لیکن کچھ کام ہیں جو ریاست کی ہی ذمہ داری ہے. اور وہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں, سب سے پہلے یہ کہ ایک کلچرل ایجوکیشن, کلچر کو, ثقافت کو
हमारे मुल्क में अक्सर आखिरी नंबर पे प्रायोरिटाइज किया जाता है। हम समझते हैं कि और जब कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी आती है, तो वो कल्चरल मिनिस्ट्री जो है ना, वो उसको खुड्डा लाइन समझा जाता है। जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनको कहते हैं कि जी वो आपकी इकोनॉमी की हो गई, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, और सबसे कम प्रायोरिटाइज किया जाता है कल्चरल मिनिस्ट्री को। इसका मतलब कि सबसे कम फंड्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं इस काम के लिए। हालांकि मैं समझता हूं कि कल्चर का तो डायरेक्ट ताल्लुक है एजुकेशन से, तो कल्चर और एजुकेशन तो सबसे जरूरी मैं समझता हूं कि आपके हमारे महकमे होने चाहिए हमारी रियासत के। तो एक तो ये कि तालीमी इदारों में सकाफती प्रोग्राम रखे जाएं और इनकरेज किए जाएं, और वहां पे लोगों को महसूस हो कि यार अगर मैं एक छोटे से अगर गांव में किसी स्कूल में जा रहा हूं या मदरसे में जा रहा हूं, वहां पे जो मेरी माँ बोली है, जिस जबान में मैं भी बात कर रहा हूं घर जाके अपनी माँ से बाप से, उस जबान के बारे में भी मैं उस स्कूल में कुछ सीखूं कि अच्छा इस जबान में क्या चीजें लिखी गई हैं, इस जबान में शेरो शायरी क्या हुई है, कोई फोक म्यूजिशियंस इस जबान में गाते हैं नहीं गाते। तो ये कल्चरल एक एजुकेशन जो है, मैं समझता हूं कि ये एक स्कूल्स का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि जिस वजह से नुमाइंदगी नहीं होती छोटे इलाकों की, वो ये कि मैं समझता हूं कि हर इलाके में एक कम्युनिटी सेंटर लाजमी है। एक कम्युनिटी सेंटर जहां पे मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग जमा हो सके। अब देखें मसलन एक तो आपके जो छोटे छोटे मोहल्लों में या गांव में जो आपकी मसाजिद हैं, वो भी एक किस्म का रोल इसी तरह अदा करती हैं कि मस्जिद में जाके आप एक पब्लिक स्पेस में, कॉमन स्पेस में आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक खास मजहब के लिए होती है। अगर आप ईसाई हैं तो आप मस्जिद में जाके वो नहीं करेंगे, या अगर आप दूसरे फिरके के मुसलमान हैं तो आप उस अपनी मस्जिद में जाएंगे, दूसरी मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें एक कॉमन पब्लिक स्पेस चाहिए जहां पे चाहे जो भी आपका मजहबी फिरका हो या मजहब हो या जो भी आप सोच रखने वाले हो, आपके लिए उसके दरवाजे खुले हों, और वहां पे जाके आप उस कम्युनिटी सेंटर में अपने मोहल्ले की सतह पे या अपने गांव की सतह पे आप वहां पे चीजें सीख भी सकें और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकें। वहां पे आप कोर्सेज भी अवेलेबल हों, म्यूजिक के, आर्ट के, शेरो शायरी के, अदब के, क्रिएटिव राइटिंग के, फिल्म मेकिंग के, और वहां पे ऐसे फिर कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाएं, वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी हों। इन कम्युनिटी सेंटर्स से फिर जो है ना ऐसा टैलेंट निकलेगा पाकिस्तान से, क्योंकि वही है ना कि क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो तो इतनी, वहां पे इन्फ्लुएंसेस ऐसे तरह तरह के हैं, हमने उसको कभी मौका ही नहीं मिल दिया कि वो खुल के सारे आए। हालांकि अभी अच्छी बात है, आपने कोक स्टूडियो का भी जिक्र किया, अभी इस दफा उन्होंने वो कुछ एक लियारी का भी एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक वो जहां पे उन्होंने एक गाना निकाला जिसमें बलोची में वो रैप भी कर रहे हैं, तो वो एक नई चीज थी और बड़ा अच्छा है। इस तरह की और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं समझता हूँ होने चाहिए, सिर्फ कोक स्टूडियो की सतह पे नहीं बल्कि छोटी छोटी सतहों पे भी। और वही है कि जब तक रियासत साथ नहीं देगी, हाँ, कोक स्टूडियो का मिसाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मसले आ जाते हैं, एक्यूजेशन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्टिस्ट सेलिंग आउट, व्हिच इज अनफेयर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे ज्यादा मौके नहीं मिलते म्यूजिशियंस को। क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, देयर शुड बी अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स? Well, देखें, Coke Studio is a wonderful platform. I have been on Coke Studio 3 times, and I hope they'll call me again. If they call me, I'll go immediately. It's a great platform. लेकिन जाहिर है कि Coke Studio का जो प्राइमरी मकसद है, वो तो ये है कि वो कोका कोला बेचे। उसका प्राइमरी मकसद ये नहीं है कि वो अच्छा म्यूजिक आप तक पहुंचाए, ये उसका सेकेंडरी मकसद है। बिल्कुल, that's a corporate organization. बिल्कुल, it's a corporate organization. They do everything to make a profit and they do it well. तो इस तरह के मॉडल से एक हद तक तो काम हो सकता है, और इस तरह की और भी यकीनन हमें बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए। वो नेस्कैफे बेसमेंट भी इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट निकला था। अब वो जिसने वो शुरू किया था जुल्फी, अभी वो इस साल कोक स्टूडियो कर रहा है। इसी तरह वो कुछ पेप्सी ने भी बैटल ऑफ द बैंड्स निकाला था चंद साल
फिर वो एक कुछ यूफोन का भी था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यूथ रिकॉर्ड्स और यूथ, इस तरह के कुछ नाम था उसका. तो ये इस तरह के कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स तो होते रहने चाहिए, but what we really need is the state to take responsibility for providing avenues for cultural expression. ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि ये जब तक रियासत उसमें नहीं आएगी तो वो एक हद तक ही जो है इस तरह के प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारी सकाफत को एक हद तक ही एक लाइफलाइन दे सकेंगे. असल में तो ये है कि वो हमारी अपनी रियासत ने उसको ओन करना है, और ये नहीं कि वो हर चीज को कहे कि ओन करे, कि ये वैसे ओन करने का मकसद ये है कि टू जस्ट प्रोवाइड द एवेन्यूज, द प्लेटफॉर्म्स एंड द एवेन्यूज, और फिर उसको छोड़ दें कि वो निखरता रहे, आपस में इख्तिलाफात भी हों, कोई मसला नहीं, हेल्दी डिबेट्स भी हों, कोई रैप गाना गाए, कोई सूफी गाना गाए, हर चीज की इजाजत हो. बिल्कुल, अक्सर यही बात हो चुकी है कि जी हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए जहां पे पाकिस्तानी ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का ही फायदा होएगा. और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के हालात रहे हैं, चाहे सोशली आप देखे जाए, पॉलिटिकली देखे जाए, तो वी नीड अ सॉफ्ट इमेज, एंड व्हाट बेटर देन थ्रू समथिंग एज वंडरफुल एज म्यूजिक. I mean, you yourself are an example of what music can be, an amalgamation of different cultures. लेकिन कोई सच इनिशिएटिव, वो ना फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, और फिर मसले मसाइल इतने हो जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि अब जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, इनका क्या रोल होना चाहिए टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड? मेरा ख्याल में यंग पॉपुलेशन का तो वही रोल होना चाहिए जो वो कर रहे हैं. तो यंग पॉपुलेशन मतलब जहां पे भी उसको मौके मिलेंगे एक नौजवान को, वो उसको हासिल करेगा और उसको करना चाहिए. तो मेरा ख्याल में कि हमारी यूथ तो वो कर रही है, जहां पे उनको मौके मिल रहे हैं वो कर रहे हैं, जहां पे उनको मौके नहीं मिल रहे और जहां पे बहुत ज्यादा एक क्या कहना चाहिए, एक मायूसी भी छाई हुई है, वहां पे फिर जो है वो एक दूसरे रुख में भी मामला जा सकता है, यानी कि किसी इंतहा पसंदी की तरफ. मैं समझता हूं कि जो हमारे मुल्क में एक मसला है जिसको हमें फेस कर ही रहे हैं हम और करना पड़ेगा, जो कि एक एक्सट्रीमिज्म का मसला है, एक मजहबी इंतहा पसंदी. तो वो एक बहुत बड़ा मसला है, और मेरा ख्याल में कि उसको असल में टैकल इसी तरह किया जाता है, किया जाना चाहिए. एक तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर तो है ही, कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका काम होना चाहिए कि वो जाके पकड़े उन लोगों को जो कि दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो तो है ही अपनी जगह, बट दैट्स फर्स्ट एड. जो असल इसका जो क्योर है वो तो मेरा ख्याल में कि अगेन इट हैज टू बी थ्रू कल्चरल एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड एवेन्यूज, ताकि अगर कोई है ऐसा शख्स जो कि कायल हो रहा है कुछ इंतहा पसंदी की गुफ्तगू, उसको कोई कहीं दिल में लग रही है, वो मायूस हुआ हुआ है सारी चीजों से, वो समझता है कि हाँ यही एक तरीका है कि मैंने जाके बंदूक उठानी है या धमाका करना है, और तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम उस तक पहुंचे मौसीकी के जरिए या अदब के जरिए, शेरो शायरी के जरिए, लतीफों के जरिए, जो भी कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, फिल्मों के जरिए. बड़ा जरूरी है कि हम एक जी जैसा आप कह रहे हैं, एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन चाहिए, अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, बात करने का तरीका जो है, अंदाज जो है, वो बदलना चाहिए. मेरे ख्याल से होएगा, उम्मीद तो है, हम सब उम्मीद पे बैठे हुए हैं, कायम हैं. पर अरीफ साहब, आप मुझे बताएं, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू नाउ? व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू? ओके, सो एक तो ये अभी 2 साल कोविड के गुजरे, और ये मेरा ख्याल में तमाम म्यूजिशियंस के लिए बड़ा एक मुश्किल दौर था. इसमें सारे म्यूजिशियंस ने जो है वो या तो घर पे बैठ के कुछ नई चीजें बनाई हैं, या छोड़ दिया है म्यूजिक, या किसी और काम पे शुरू हो गए. तो इस 2 सालों में मैंने भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया. एक तो आई गॉट इनटू फिल्म मेकिंग, तो अभी मैं कुछ वीडियोस भी कुछ छोटे छोटे बना रहा हूँ, और एक हम अभी फेस्टिवल कर रहे हैं. पहले भी मैं फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ इस्लामाबाद में. पहले म्यूजिक मेला मैं करता था, फिर आर्ट लंगर फेस्टिवल एक किया, फिर
कराची में when I was heading T2F, उस वक्त हमने क्रिएटिव कराची फेस्टिवल किया. So अब हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं in May in Gilgit, और it's going to be the first literature festival of Gilgit Baltistan, जिसमें जाहिर है एक म्यूजिक का भी कंपोनेंट होगा. और वो एक ऐसा, तो एक 3 दिन का फेस्टिवल है जिसका मकसद ये है कि वो जीबी के लोग को एक एहसास हो कि ये हमें एक अपना प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को कल्चरली एक्सप्रेस करने का अपनी मुख्तलिफ जबानों में, चाहे वो बल्ती, शीना, बुरुशस्की, ख्वार या वाही जबान हो. तो इन सारी जबानों को वहां पे इनके बारे में बातचीत भी होगी, उन जबानों में शेर व शायरी भी होगी, और भी वहां पे मौजूआत हमने रखे हैं रिलेटिंग टू टूरिज्म, रिलेटिंग टू cultural diplomacy, relating to extreme sports, archaeology, climate change, ecotourism. तो इस पे और फिर शाम को रात को जो है फिर म्यूजिक होगा जिसमें वहां उस सारे इलाके के म्यूजिशियंस भी होंगे और बाकी पाकिस्तान से भी ऐसे म्यूजिशियंस या बैंड्स को हम ले जा रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि वहां के लोगों को पसंद आएगा. तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है. इसके अलावा ये कि आप मुझे बहुत जोर से एहसास हो रहा है कि मैंने अपने म्यूजिक को थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दिया है, उसको सामने लाने की दोबारा जरूरत है. तो अभी बीच में मैंने कोई 2-3 वीडियोस निकाले थे कोविड के जमाने में, दो वीडियोस. एक फैज की नज़म मैंने कंपोज की थी, सुबह आजादी, और एक गाना मैंने लिखा था एनवायरनमेंट पे, माहौलियात पे, कतरा कतरा, उसका भी एक वीडियो निकाला था हमने. लेकिन ये कि अब मैंने अपने म्यूजिक पे काम ये करना है कि हम जो परफॉर्म करते हैं उस परफॉर्मेंस में मैं क्या कुछ नयापन लाऊं, ये क्या कोई क्योंकि हमारा जो बैंड है वो बड़ा एक कमाल का बैंड है. उसमें मैं समझता हूं कि बड़े मेरे पसंदीदा म्यूजिशियंस पाकिस्तान के उसमें शामिल हैं उसमें हमारे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम कुछ नई चीजें अब तैयार करें. As always, you'll evolve, and I'm sure इस सब कुछ आप खुद अपनाएंगे into your unique style. आपका, I think you're doing fantastic work. This looks fabulous, which you've got planned. Areeb Saab, we're near the end of our session, so if there's anything else you would like to add on. No, thank you so much, and keep up the great work. Naya Daur is a great channel. Thank you. जिसमें alternate आवाजों का सुनने का मौका मिलता है. तो बस यही है, मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी का बात कल्चर के लिए और कल्चर को फ्लरिश करने के लिए जो है ना, वो आजादी राय की गुंजाइश होनी चाहिए. तो आई थिंक हाँ, we are all playing a part. Areeb Saab. We look forward to all that you do. Thank you so much. Thank you so much, man. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.